Good morning, students. Hope you all are good. So today we are here to learn about our chapter number 2 of civics, which is pillars of democracy. In this chapter we will learn about democratic government and its pillars. So basically we will learn about various features of a democratic government. So let's get started with the introduction of this chapter. In previous chapter we have read that modern democracy is different from डेमोक्रेसी इन एंशियंट पीरियड. हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा था कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, प्रेजेंट टाइम की जो डेमोक्रेसी है, वो पुराने टाइम यानी एंशियंट पीरियड के टाइम की जो डेमोक्रेसी थी उससे काफ़ी डिफरेंट है. बहुत ही ऑब्वियस है, जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे चेंजेस होते हैं और डेवलपमेंट होता है. तो पहले के टाइम पे जो डेमोक्रेसी थे उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं. उसमें जो पहले फीचर्स नहीं थे, अब बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में हैं. फॉर एग्जाम्पल, in 18th century, New Zealand was the first country to grant equal voting rights to all citizens 1893. Before that, this was only dream for citizen. 1893 से पहले न्यूजीलैंड में वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे, किसी को भी वोटिंग राइट नहीं थे, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप को ही वोटिंग राइट होता था. बट इससे 1893 से पहले ये वोटिंग राइट यानी वोट करना सबके लिए एक सपना जैसा था और अपना मनपसंद की गवर्नमेंट को चुनना सबके लिए सपना जैसा था. बट आफ्टर 1893 न्यूजीलैंड ने सारे सिटीजन्स को ग्रांट किया वोटिंग राइट्स. तो आप क्या देख रहे हो कि मॉडर्निटी की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो डेमोक्रेसी भी मॉडर्न हो गई है. इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड अप हुए हैं. There are so many types of government present in the world, but we concluded democracy is the best one because democracy derives its power from the people. हमारे प्रेजेंट वर्ल्ड में बहुत सारे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, बट डेमोक्रेसी जो है उसको बेस्ट गवर्नमेंट माना जाता है. ऐसा क्यों है? क्योंकि जो डेमोक्रेसी है उसकी पावर जो है पीपल में है. तो पीपल से ही डेमोक्रेसी में पावर आती है, इसीलिए डेमोक्रेसी को बेस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है. डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल हैव द रूल. अब डेमोक्रेसी है क्या? विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इट इज़? डेमोक्रेसी एक ऐसा टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पीपल के हाथ में रूल होता है, यानी बेसिकली पीपल हैव द रूल. पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव थ्रू पीरियोडिक इलेक्शंस एंड द गवर्नमेंट गवर्न्स फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर. डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने लीडर्स को, अपने नेताओं को इलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं थ्रू पीरियोडिक इलेक्शंस के थ्रू इलेक्शंस होते हैं और पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं. एंड द गवर्नमेंट गवर्न्स फॉर अ फिक्स टेन्योर का मतलब पता है आप सभी को, टाइम पीरियड. तो जो गवर्नमेंट है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए वर्क या गवर्न करती है. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न वाई डेमोक्रेसी इज़ अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? जो डेमोक्रेसी है वो इतनी पॉपुलर टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्यों है, ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के जो इसको इतना पॉपुलर टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाती है. सो यहाँ पर आपको डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स दे रखे हैं, की एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेसी. जो इसके मेन फीचर्स हैं वो आपको मैंने यहाँ पे सिम्बलाइज किए हैं और यही सारे फीचर्स हम थ्रू आउट द चैप्टर, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट ऑल दीज फीचर्स. सो फर्स्ट वन इज एनलाइटेंड सिटीजन. एज मैंने आपको पहले ही बताया था, आपकी बुक में जो कंटेंट दिया हुआ है फॉर्मल इक्वालिटी को लेकर, फॉर्मल इक्वालिटी टाइटल है, बट व्हेन वी गो थ्रू द कंटेंट ऑफ द पैराग्राफ वी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग रिगार्डिंग formal equality, so we have changed the title of this particular topic, particular paragraph. So we have done it एनलाइटेंड सिटीजन्स. हमने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? एनलाइटेंड सिटीजन्स, क्योंकि आप जब इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको एनलाइटेंड सिटीजन से रिलेटेड ही कंटेंट मिलेगा. तो द फर्स्ट क्वालिटी या फर्स्ट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इज एनलाइटेंड सिटीजन्स. नेक्स्ट इज वाइज लीडरशिप. दिस इज डिसिप्लिन्ड पॉलिटिकल पार्टीज, decision making mechanism, accommodation of differences, enhancing human dignity, social and economic equality. So in this chapter we will learn about all these features of democracy. Following are the key elements that are essential for a successful working of a democratic government. Now we are reading about some key elements of the democratic government which is very useful or very essential for a successful working of a democratic government. So let's start with enlightened citizen. Enlightened means जागरूक, अ पर्सन जिसको नॉलेज है चीज़ों की, दैट इज़ कॉल्ड एनलाइटन. एनलाइटन सिटीजन्स जो हैं वो किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए बहुत एसेंशियल हैं और एक तरह से इनके पिलर्स हैं. ठीक है, जैसे आपको घर बनाने के लिए पिलर्स की ज़रूरत होती है, अगर आप पिलर्स नहीं डलवाओगे तो आपका जो घर है वो स्ट्रांग नहीं बनेगा. तो ऐसे ही
एनलाइटेंड सिटीजन हमारी डेमोक्रेसी का एक पिलर है जो कि हमारी डेमोक्रेसी को या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्ट्रांग बनाता है। डेमोक्रेसी स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द पीपल। जो डेमोक्रेसी है वो पीपल के कौन से एक्सप्रेशन के लिए काम करती है? उनकी विल के लिए काम करती है, उनकी जो इच्छाएं हैं उनके लिए काम करती है। इट इज़ वेरी बेसिस ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये किसी भी गवर्नमेंट का बहुत ही मेन पॉइंट है, बहुत ही बेसिस है। टू मेक द राइट चॉइस एंड टू अराइव एट द राइट डिसीजन एवरी सिटीजन शुड बी वेल इन्फॉर्म एंड सोशली रिस्पॉन्सिव। अब हमें पता है डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेसी में, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे इंडिया में बेसिकली इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है जिसमें पीपल जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। अगर कोई रूल या लॉ बनाना है तो पहले हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे, देन दोज रिप्रेजेंटेटिव विल वर्क फॉर आवरसेल्व्स। तो अगर हम कोई ऐसे गलत रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हैं जो कि इतना कमिटेड नहीं है या इतना वाइज नहीं है, तो हमारे कंट्री का जो ग्रोथ है या फिर जो प्रोग्रेस है वो भी उसके साथ भी गलत होगा। सो टू मेक राइट चॉइसेस एंड टू अराइव एट राइट डिसीजन, तो सही फैसला लेने के लिए, सही रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए और सही डिसीजन लेने के लिए ये ज़रूरी है कि हर सिटीज़न जो है वो वेल इन्फॉर्म्ड हो, उसको हर चीज़ की नॉलेज हो और वो सोशली रिस्पॉन्सिव हो। यानी सोसाइटी में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या इवेंट्स हो रहे हैं, सबके बारे में उसको नॉलेज हो। It does not mean that they should be highly educated or possesses university degrees, but they should be enlightened enough to make responsible decision. अब वेल इन्फॉर्म्ड हो यानी उसको बहुत नॉलेज हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास यूनिवर्सिटी की डिग्रीज़ हों तभी वो वेल इन्फॉर्म्ड बोला जाएगा पर्सन। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके पास यूनिवर्सिटी डिग्री होगी तभी वेल इन्फॉर्म्ड बोला जाएगा, लेकिन सिर्फ उसमें इतनी जागरूकता, इतनी एनलाइटनमेंट होना चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन सके और रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस ले सके। सो एनलाइटेंड सिटीजन्स विल बी एबल टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड मेक द करेक्ट चॉइसेस ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो एक एनलाइटेंड सिटीजन जो होता है, जागरूक नागरिक जो होता है, वो गवर्नमेंट को उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर जज करता है और फिर तभी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनता है। सपोज़ अभी प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है, आप क्या करोगे, उनकी जो भी परफॉर्मेंस है, मतलब उन्होंने आपके वेलफेयर के लिए, कंट्री के वेलफेयर के लिए कितना काम किया है, वो उनकी परफॉर्मेंस है, तो आप उसको उसके बेसिस पर जज करोगे कि उन्होंने कंट्री के वेलफेयर के लिए कितना काम किया। अगर उन्होंने काम किया है तो आप नेक्स्ट टेन्योर होगा गवर्नमेंट का, उसमें भी आप उसी गवर्नमेंट को चुन सकते हो, उसी पार्टी को चुन सकते हो। ठीक है, तो आप गवर्नमेंट के वर्क के बेसिस पर कि वो हमारे लिए कितने कमिटेड हैं, कितना वर्क कर रहे हैं, उसके बेसिस पर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हो। पॉलिटिकल अवेयरनेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल अवेयर भी होना चाहिए सिटीज़न को, यानी पॉलिटिकली क्या क्या चीज़ें हो रही हैं सोसाइटी में, ये सारी चीज़ों का भी नॉलेज होना चाहिए। फॉर अ पॉलिटिकल अवेयर सिटीजन इट विल बी easier to choose a representative by evaluating merit and demerit of a candidate for representation of government. कोई सिटीज़न जो पॉलिटिकली अवेयर है उसके लिए ये बहुत इजी हो जाता है कि वो अपनी रिप्रेजेंटेटिव को इजीली चूज़ कर सके कि कौन सा रिप्रेजेंटेटिव अच्छा है और किसको चुनना चाहिए। कैसे करेगा वो ये, उसके मेरिट और डीमेरिट, उसकी खूबियों और उसकी खामियों को जज करके कि ये जो पर्सन है ये कितना कैपेबल है, ये काम कर सकता है हमारे लिए, नहीं कर सकता। तो इन सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करके हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, यानी एक पॉलिटिकली अवेयर सिटीज़न जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकता है। पॉलिटिकली अवेयर सिटीजन विल नॉट बी स्वेड ईजिली बाय फॉल्स प्रोमिसेस मेड बाय कैंडिडेट। अब आपने देखा होगा जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो हमारे घरों के आसपास में लीडर्स लोग घूमते रहते हैं और बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं कि आप हमें वोट दो, हम ये सारी चीज़ें करेंगे, हम रोड्स बनवाएंगे, रोड कंस्ट्रक्शन कराएंगे, सीवर लगवाएंगे, ठीक है, सीवेज का जो दिक्कत है वो उसको देखेंगे। तो वो सारे ये सारे प्रोमिसेस करते हैं ताकि जो सिटीज़न हैं वो उनकी बातों में आकर उनको वोट दे दे। तो अगर आप पॉलिटिकली अवेयर हो, यानी आपको सब चीज़ों का पता है, तो आप इस तरह के फॉल्स प्रोमिसेस में नहीं फंसोगे। नेक्स्ट इज वाइज लीडरशिप। वाइज लीडरशिप मतलब होशियारी। एक तरह से किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, किसी भी कंट्री को लीड करने के लिए, गवर्न करने के लिए एक अच्छा लीडर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो वाइज लीडरशिप इज़ ऑल्सो अ की एलिमेंट और की फीचर फॉर अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इन अ डेमोक्रेसी
पावर इज़ नॉट कंसंट्रेटेड इन एनी वन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूट। डेमोक्रेसी में जो पावर होती है वो किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं होती है, ना ही किसी एक इंडिविजुअल किसी एक इंस्टीट्यूट के हाथ में होती है। सो इन इंडिया डिसीजन मेकिंग पावर लाइज इन 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में भी इसी तरह से जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो 3 ऑर्गन्स में डिवाइडेड है। यानी बेसिकली जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो 3 ऑर्गन्स में डिवाइडेड हैं। तो ये 3 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ लेजिस्लेचर विच इज़ अ लॉ मेकिंग बॉडी, सेकेंड वन इज़ एग्जीक्यूटिव विच इज़ लॉ एनफोर्सिंग बॉडी, एंड थर्ड वन इज़ जुडिशरी, वो एडमिनिस्टर जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ। लेजिस्लेचर को आप हिंदी में विधायिका बोलते हो, एग्जीक्यूटिव को कार्यपालिका और जुडिशरी को न्यायपालिका। तो लेजिस्लेचर क्या करती है? ये रूल्स बनाती है, एग्जीक्यूटिव उन रूल्स को इन्फोर्स करती है, अप्लाई करवाती है, और जुडिशरी क्या करती है? जो भी इन दोनों ने जो रूल्स को बनाया और इन्फोर्स करवाया है, जो भी इन रूल्स को फॉलो नहीं करता है या इनके अगेंस्ट जाके कुछ क्राइम करता है, तो जुडिशरी का काम है कि ऐसे लोगों को पनिशमेंट जुडिशरी लॉ के अकॉर्डिंग देती है। नेक्स्ट इज पीपल पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग और लॉ मेकिंग प्रोसेस इन अ डेमोक्रेसी। हम सबको पता है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो पीपल हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन या लॉ मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है। बट इन लार्ज पॉपुलेटेड कंट्रीज दे कैन नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस, सो दे चूज द रिप्रेजेंटेटिव टू रिप्रेजेंट देम इन लेजिस्लेचर। बट जो लार्ज पॉपुलेटेड कंट्री होती हैं, जैसे कि हमारा इंडिया, यू वेरी वेल नो कि जो इंडिया है वो पॉपुलेशन के मामले में सेकंड नंबर पे है वर्ल्ड में, सबसे पहले नंबर पे चाइना है, देन इंडिया। तो इंडिया जैसी पॉपुलेटेड कंट्री के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि उसका एक एक सिटीज़न डायरेक्टली किसी लॉ के बनने के लिए वोट डाल पाए, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया जैसी कंट्री में क्या होता है, यहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाया जाता है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम क्या करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और फिर ये रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे लिए वोट करते हैं, यानी हमारे ओपिनियंस को सेंटर में रखकर किसी लॉ या रूल बनने के लिए वोट करते हैं। Therefore, in elections, different political parties contest elections by fielding their candidates. इसीलिए इन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए ही हमारे कंट्री में इलेक्शंस होते हैं, जिसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ खड़ी होती हैं और अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती हैं, अपने लीडर्स को खड़ा करती हैं। पार्टी लीडर्स एनलाइटन द वोटर्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शन इन कैंपेनिंग ऑफ इलेक्शंस। जो पार्टी लीडर्स होते हैं वो वोटर्स को एनलाइटन करते हैं, मतलब वो उनको नॉलेज देते हैं एक तरह से कि अगर हमने आपके लिए इतना काम किया है प्रीवियस सेशन में, और अगर आप अभी भी हमें सिलेक्ट करते हो तो हम आपके लिए भी अभी काम करेंगे। तो वो क्या करते हैं, लोगों को, वोटर्स को एनलाइटन करते हैं, जागरूक बनाते हैं। दिस हेल्प पीपल टू मेक अप देयर माइंड अबाउट whom टू वोट फॉर एंड टू सेलेक्ट वाइज लीडर। तो इस तरह का जो एनलाइटनमेंट है वो वोटर्स को हेल्प करता है टू मेक अप देयर माइंड, अपने माइंड को तैयार करने में कि वो किसको फाइनली अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना चाहते हैं, ठीक है। वंस इलेक्शंस आर ओवर, द पार्टी विच गेट्स अ मेजॉरिटी फॉर्म्स अ गवर्नमेंट। अब मैंने आपको बताया था कोई भी गवर्नमेंट कैसे बनती है, जब मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलते हैं। मेजॉरिटी का मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा। अगर सबसे ज़्यादा लोग हामी भरेंगे किसी चीज़ के लिए तो ही वो काम होगा, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा लोग कहेंगे कि नहीं ये काम नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा। तो बेसिकली हमारी गवर्नमेंट में मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो कहते हैं उसको माना जाता है। तो जब इलेक्शंस ख़त्म होते हैं तो जो पार्टी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ वोट्स लेती है, मतलब जीत जाती है, उस पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है। थस इफ़ द वोटर्स आर एनलाइटेंड दे विल इलेक्ट वाइज लीडर वो आर एफिशिएंट एंड कमिटेड। तो इसीलिए अगर वोटर्स एनलाइटेंड हैं, जागरूक हैं, तो वो क्या करेंगे, वो वाइज लीडर्स को, समझदार और कमिटेड लीडर्स को चुनेंगे जो कि जो प्रोमिस करते हैं उनको फुलफिल करते हैं। इन दिस वे कंट्री विल प्रोग्रेस, और इस तरह से हमारी जो कंट्री है वो भी प्रोग्रेस करेगी। इफ़ नन ऑफ द पार्टीज गेट्स अ मेजॉरिटी, कोलिएशन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड। अगर कोई भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, सपोज किसी भी इलेक्शन में, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि इलेक्शन है और 10 पार्टीज़ खड़ी हुई हैं कि 10 पार्टीज़ चाहती हैं कि हम गवर्नमेंट में स्टैंड करें, ठीक है। अगर इन 10 पार्टीज़ में से किसी भी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट नहीं मिलते, सबसे ज़्यादा वोट का मतलब क्या है, 50% से ज़्यादा, ठीक है, 50% से ज़्यादा वोट अगर किसी को नहीं मिलते, यानी मेजॉरिटी ऑफ वोट्स किसी को नहीं मिलते हैं, तो किस टाइप की गवर्नमेंट बनेगी, तो आपकी कोलिएशन गवर्नमेंट बनेगी। इस गवर्नमेंट में 2 या 3 पार्टीज़ आपस में मिलकर, जब इन लोगों के वोट्स को काउंट करा जाएगा, इन तीनों के वोट्स को काउंट किया जाएगा, तो अगर ये मेजॉरिटी ऑफ वोट बन जाते हैं तो इनकी क्या बनती है, कोलिएशन गवर्नमेंट बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। साउंड पब्लिक ओपिनियन इज़ अनदर फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक अलग फीचर जो है वो है साउंड पब्लिक ओपिनियन।
अब ये पब्लिक ओपिनियन क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे. डेमोक्रेटिक सिस्टम ग्रांट पीपल द राइट टू फॉर्मुलेट साउंड पब्लिक ओपिनियन एंड द राइट टू एक्सप्रेस इट प्रॉपरली. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सारे सिटीजन्स को ये राइट होता है कि वो साउंड पब्लिक ओपिनियन बना सकें और उनको एक्सप्रेस कर सकें सबके सामने. What is public opinion? Public opinion है क्या? The wishes of the people on any issue or problem may be defined as a public opinion. लोग जो हैं उनकी जो भी विशेज़ हैं, जो भी इच्छाएं हैं किसी भी इश्यूज़ या किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, तो और उनके जो थॉट्स हैं उनको आप क्या बोलते हो? पब्लिक ओपिनियन. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल और रिजर्वेशन. रिजर्वेशन से जिन लोगों को फ़ायदा है वो इसके सपोर्ट में बोलेंगे, जिन लोगों को फ़ायदा नहीं है वो इसके अगेंस्ट में बोलेंगे. तो ये दोनों ही लोगों के ओपिनियन हैं, ये दोनों ही पब्लिक ओपिनियन हैं. ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक ओपिनियन जिस तरफ होगा, अगर मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक ओपिनियन ये कहता है कि रिजर्वेशन अच्छा है तो ये कंटिन्यू रहेगा या इस तरह का कोई रूल बन जाएगा. और अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल ये कहते हैं कि नहीं, ये जो रूल है ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, तो वो रूल हट जाएगा या नहीं बनेगा. इट मे नॉट बी ओपिनियन ऑफ ऑल द पीपल, इट जनरली इज़ द ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल. जब भी कोई रूल बनता है या जब भी कोई डिसीजन बनता है, डिसीजन को फाइनल किया जाता है, तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल का जो ओपिनियन होता है उसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. यहाँ पर मैंने एक पिक्चर डिपिक्ट करी है टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी. तो माइनॉरिटी क्या है? जो किसी भी चीज़ को कम सपोर्ट करने वाले लोग. मेजॉरिटी किसी भी चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करने वाले लोग. जैसे मैंने आपको रिजर्वेशन का कंसेप्ट बताया कि रिजर्वेशन में क्या है कि अगर कुछ लोग रिजर्वेशन को सपोर्ट कर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग से 51% लोग अगर रिजर्वेशन के सपोर्ट में हैं तो रिजर्वेशन का लॉ या रूल बन जाएगा. अब बचे कितने? 100 में से 49%. ये जो 49% है ये माइनॉरिटी हैं, अगर ये रिजर्वेशन के सपोर्ट में नहीं है. तो मेजॉरिटी ऑफ वोट यानी 51% लोग जो कहेंगे वही माना जाएगा. तो ये आपका मेजॉरिटी होता है, सबसे ज़्यादा लोग जिस तरफ होते हैं. माइनॉरिटी, सबसे कम लोग जिस तरफ होते हैं. समटाइम ओपिनियन ऑफ मिनॉरिटी मे बी इन द इंटरेस्ट ऑफ एंटायर कम्युनिटी. अब ऐसा नहीं है कि जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल कह रहे हैं, यानी अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल कह रहे हैं कि रिजर्वेशन अच्छा है तो ये सही हो. कभी कभी ऐसा भी होता है कि माइनॉरिटी ऑफ पीपल जो कहते हैं बात वो भी सही हो सकती है. A sound public opinion or a correct decision can be created by enlightened citizens. तो sound public opinion again, अगर आपका जो public opinion है वो sound कब होगा, अच्छा कब होगा? जब आप में शक्ति होगी, माइंड आपका अच्छा होगा, एनलाइटन होगा चीज़ों को सोचने समझने का, तभी एक अच्छा साउंड पब्लिक ओपिनियन आप बना पाओगे. पॉलिटिकल पार्टीज एंड मास मीडिया लाइक न्यूज़पेपर, टीवी, सोशल मीडिया आर द एजेंसीज विच हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग पब्लिक ओपिनियन. अब जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था क्लास में कि रिजर्वेशन का एग्जांपल दिया था. रिजर्वेशन में क्या होता है कि अगर किसी जनरल कैंडिडेट का कोई बच्चा है और उसके 99% मार्क्स हैं, ठीक है, जबकि दूसरी साइड कोई ओबीसी का बच्चा है, ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है विच इज़ कंसीडर एज अ लोअर कास्ट, इसमें कोई बच्चा है जिसके 50% मार्क्स हैं, तो रिजर्वेशन की वजह से क्या होगा, ये 50% मार्क्स वाला बच्चा वो सीट ले जाएगा, बट ये 99% वाले बच्चे को भी नहीं मिल पाएगा. तो ये क्या है? ये एक रिजर्वेशन का लैक है कि इसमें क्वालिटी को या टैलेंट को नहीं देखा जाता. ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो लोअर कास्ट है उनको हमें दूसरे लोगों के इक्वल में लेकर आना है, इसीलिए रिजर्वेशन दिया गया है इस तरह की लोअर कास्ट को. तो आपने जिस तरह से मैंने ये एग्ज़ाम्पल दिया, आपने भी इस तरह का कोई एग्ज़ाम्पल न्यूज़पेपर में, टीवी में या सोशल मीडिया पर देखा कि कोई बच्चा था जिसके 99% थे और वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता था, तो भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी जॉब के लिए, किसी एडमिशन के लिए. तो जब आप इस तरह की कोई न्यूज़ देखोगे तो आपका जो माइंड है वो आइडियाज़ फॉर्मुलेट करेगा, वो ओपिनियन फॉर्मुलेट करेगा और आप अपनी तरफ से आइडिया लगा सकते हो कि इन दोनों में से कौन सा बेटर है. ठीक है, यानी कि आपको पता चलेगा कि जो रिजर्वेशन है वो कितना गलत है. तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और मास मीडिया जो है वो हेल्प करती हैं पब्लिक ओपिनियन को बनाने में. नेक्स्ट इज़ एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस. Differences or conflicts may arise when people of different religion, language, caste, culture, gender do not value each other and do discrimination against each other. Differences, अंतर या conflicts यानी मतभेद, ये कब पैदा होते हैं, कब जनरेट होते हैं? जब different regions,
डिफरेंट धर्मों को मानने वाले लोग, डिफरेंट भाषा बोलने वाले, डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट कल्चर्स को मानने वाले लोग, डिफरेंट जेंडर्स मेल फीमेल, जब ये दोनों एक दूसरे की ये सारे लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते और एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो आपके डिफरेंसेस या कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल लिया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का 2020। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ है कि जो मुस्लिम जो लोग हैं उन्होंने इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को अपने अगेंस्ट मान लिया है। वो ये सोच रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट बेसिकली मुस्लिम्स को देश से निकाल कर भेजना चाहती है, हम देश से उनको उनकी सिटीजनशिप छीनना चाहती है, बट जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इसकी वजह से जो मुस्लिम लोग हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहे हैं, प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे जनवरी 2020 में, जो कि आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि दिल्ली में भी कितने सारे राइट्स हुए हैं, कितने सारे प्रोटेस्ट हुए हैं। बेसिकली ये क्यों हुआ है, क्योंकि मुस्लिम्स लोग जो हैं उनके मन में उन्होंने कुछ गलत उनके मन में कुछ गलतफहमियां आ गई है, जो कि रियल में नहीं था। तो बेसिकली उनको क्या लग रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो पार्शियलिटी या डिस्क्रिमिनेशन कर रही है एक हिंदू और एक मुस्लिम के बीच में। तो इस तरह के जब डिफरेंसेस आते हैं, ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, यानी जो ये मुस्लिम्स लोग हैं ये लोग सोच रहे हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसीलिए ये अपने डिस्क्रिमिनेशन को प्रोटेस्ट का फॉर्म दे रहे हैं। नो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी कैन बी इग्नोर्ड और नेग्लेक्टेड इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कोई भी माइनॉरिटी ना ही मेजॉरिटी, ना तो माइनॉरिटी ना ही मेजॉरिटी, किसी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इन अ डेमोक्रेसी एवरी ग्रुप हाउएवर स्मॉल इट मे बी मस्ट बी अलाउड टू वॉइस इट्स ओपिनियन। डेमोक्रेसी में सभी को अपनी आवाज़ यानी अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने का पूरा राइट है। टॉलरेंस एंड इंक्लूसिवनेस आर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। टॉलरेंस मतलब सहनशीलता और इंक्लूसिवनेस मतलब सबको शामिल करना फीचर है इम्पॉर्टेंट डेमोक्रेसी का। एन इंटॉलरेंट माइनॉरिटी, अननेसेसरी एजिटेशन, वायलेंट प्रोटेस्ट कैन डैमेज द कंट्रीज डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। अब जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में है, जो मुस्लिम्स हैं उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनको ये लग रहा है कि गवर्नमेंट मुस्लिम्स को कंट्री से बाहर निकालना चाहती है, इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, डिफरेंसेस हैं जिसको गवर्नमेंट को अकोमोडेट करना है। अकोमोडेट मतलब जिसको गवर्नमेंट को शांत करना है, बैलेंस बनाना है। तो इस तरह के डिफरेंसेस को अकोमोडेट करना भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फीचर है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में टॉलरेंस और इंक्लूसिवनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी सबको शामिल करना और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। टॉलरेंस क्या है, जैसे आपके मुस्लिम जो हैं वो अभी प्रोटेस्ट कर रहे थे जनवरी 2020 में, तो उसकी गवर्नमेंट चाहती तो उनके अगेंस्ट बहुत ही हार्ड एक्शन ले सकती थी, बट वो भी हमारे कंट्री के सिटीजन्स हैं, तो हम उनको सिर्फ समझा सकते हैं, समझाने के लिए उन्होंने एक्शंस लिए, ये उनकी टॉलरेंस को दिखाता है। एन इंटॉलरेंट माइनॉरिटी, अगर कोई पर्सन ऐसा सोचता है, कोई माइनॉरिटी कौन होगा, जिसका व्यू को कम माना जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई इंटॉलरेंट माइनॉरिटी है वो क्या कर सकता है, वो अननेसेसरी एजिटेशन लगा सकता है, आरोप लगा सकता है, वायलेंट प्रोटेस्ट कर सकता है, और इसकी वजह से क्या होगा, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के स्ट्रक्चर को धक्का लगेगा। Thus, it is essential in a democracy to respect the freedom of majority to run the government and freedom of minority to express its opinion। तो कोई भी रूल जब बनता है तो हम क्या करते हैं, हम ऑब्वियस है कि जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल कहेंगे वही बात मानी जाती है। तो डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ मेजॉरिटी ज़रूरी है, यानी मेजॉरिटी की बात को मानना ज़रूरी है गवर्नमेंट को अच्छे से चलाने के लिए, लेकिन फ्रीडम ऑफ मिनॉरिटी टू एक्सप्रेस इट्स ओपिनियन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। दिस डज नॉट मीन दैट ओनली विल ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। मैंने बोला कि मेजॉरिटी ऑफ लोग जो कहेंगे वही होगा। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ मेजॉरिटी लोग जो कहेंगे सिर्फ उन्हीं की बातों को सुना जाएगा, ऐसा नहीं है। जो माइनॉरिटी लोग हैं उनकी बातों को भी सुनती है गवर्नमेंट, और वो ऐसा क्यों करती है, क्योंकि अगर वो माइनॉरिटी को अलग कर देगी तो हमारे कंट्री के जो फीचर हैं, हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री के जो फीचर हैं, इंक्लूसिवनेस मतलब सबको शामिल करना, वो कैसे अप्लाई हो पाएगा। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटी ओपिनियन को भी सुनती है और उनका सपोर्ट हासिल करने के लिए भी वो ऐसा करती है। नेक्स्ट इज़ एनहांसिंग ह्यूमन डिग्निटी। अब फर्दर आप जब इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको ह्यूमन डिग्निटी से रिलेटेड आपको इसमें कोई भी कंटेंट नहीं मिलेगा। सो अगेन आई हैव चेंज्ड एनहांसिंग ह्यूमन डिग्निटी को हटाकर मैंने इसका टाइटल रखा है डिसिप्लिन्ड सिटीजन्स।
तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में डिसिप्लिन सिटीजन्स होना, डिसिप्लिन सिटीजन्स भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। फॉर एफिशिएंट वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री नीड टू बी पॉलिटिकली अवेयर एंड डिसिप्लिन। किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की एफिशिएंट वर्किंग के लिए जो सिटीजन्स है कंट्री के, उनका पॉलिटिकली अवेयर होना और डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर सारे डिसिप्लिन और पॉलिटिकली अवेयर होंगे, सोसाइटी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सब सारी चीज़ों की नॉलेज होगी तो सही डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। और डिसिप्लिन होंगे तो गवर्नमेंट अच्छे से वर्क कर पाएगी। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन है? डिसिप्लिन का मतलब क्या है इधर? डिसिप्लिन का मतलब है द सिटीजन शुड बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़। जो सिटीजन्स हैं उनको अपने राइट्स और ड्यूटीज़ पता होने चाहिए। सेकेंड इज देयर इज़ नो प्लेस फॉर वायलेंस एंड फोर्सफुल एक्शन इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में फोर्सफुल एक्शन या वायलेंस का कोई जगह नहीं है। तो आप ना तो फोर्सफुल किसी के साथ कुछ काम करवा सकते हो किसी से, ना ही आप उनके साथ वायलेंस कर सकते हो। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो तो देन यू विल कॉल्ड डिसिप्लिन्ड। थर्ड इज पीपल शुड रिस्पेक्ट द व्यूज़ ऑफ अदर्स इवन इफ दोज व्यूज़ आर इन शार्प कंट्रास्ट विद देयर ओन। हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सबको अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने का राइट है। तो सब अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं और हमें सबके व्यूज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। बेशक से वो कुछ अगेंस्ट में ही क्यों ना बात बोल रहा हो और बेशक आपके और उसके सोच जो है वो मैच ना करती हो, फिर भी आपको उसकी बात सुननी चाहिए। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन पॉलिटिकल पार्टीज़। डिसिप्लिन पॉलिटिकल पार्टीज़ भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर पार्टीज़ बहुत डिसिप्लिन्ड होंगी, अच्छे से काम करेंगी कमिटमेंट के साथ, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छे से वर्क करेगी। इफ़ द लीडर्स आर डिसिप्लिन्ड ऑटोमेटिकली द सिटीजन्स विल ऑल्सो बी डिसिप्लिन्ड एंड वाइस वर्सा। तो अगर लीडर्स जो हैं वो डिसिप्लिन्ड हैं तो जो सिटीजन्स हैं वो भी अपने लीडर्स को देखकर डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। जैसे आप अपने टीचर्स को देखते हो कितना डिसिप्लिन में रहते हो, तो आप उनसे भी डिसिप्लिन सीखते हो, कुछ नई नई चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें सीखते हो। तो इसी तरह से जब हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स को देखेंगे, अगर वो डिसिप्लिन्ड होंगे तो जो सिटीजन्स हैं वो ऑब्वियसली डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ और सोल ऑफ डेमोक्रेसी। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो डेमोक्रेसी की सोल होती हैं, आत्मा होती है। आत्मा मतलब किसी भी बॉडी में जो जान लाती है वो कौन लाती है? आत्मा ही लाती है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट की जो जान है वो कौन है? पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ ही सारा डेवलपमेंट का काम करती है, सारा वेलफेयर का काम करती है। तो सारा काम धाम जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ करती है, इसीलिए सोल ऑफ द गवर्नमेंट आर पॉलिटिकल पार्टीज़। Political parties should not stand for particular group, region, religion और caste. They have a national outlook. जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको सिर्फ किसी एक रीजन, किसी एक ग्रुप या फिर किसी रिलीजन या कास्ट के लिए वर्क नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ हिंदू के लिए वर्क करेंगे या सिर्फ मुसलमान के लिए वर्क करेंगे या क्रिश्चियंस के लिए या ईसाई के लिए। उन्हें सबके लिए वर्क करना चाहिए। उनका जो आउटलुक होना चाहिए वो नेशनल होना चाहिए, मतलब वो सबको शामिल करे और सबके लिए वर्क करे। नेशनल इंटीग्रेशन नॉट फ्रेगमेंटेशन शुड बी द गोल ऑफ द ऑल पार्टीज़। नेशनल इंटीग्रेशन, किसी भी कंट्री में इंटीग्रेशन, एकता बनाए रखना उनका गोल होना चाहिए, ना कि फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है तोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो उनको क्या करना चाहिए? उनको सबको जोड़ कर रखना चाहिए, ना ही तोड़ना कि तोड़कर। नेक्स्ट इज सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। फर्दर ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है इसका ये दोनों ही टाइटल हो सकते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड एनहेंसिंग ह्यूमन डिग्निटी। अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी should be free from all forms of discrimination such as caste, subcaste, gender, region, religion and language। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है उसमें डेमोक्रेसी के बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी। मतलब हम इंक्लूसिवनेस दिखा रहे हैं, टॉलरेंस दिखा रहे हैं, सबको साथ में लेकर चल रहे हैं, इक्वालिटी दिखा रहे हैं, सबको आज़ादी दे रहे हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने की। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, चाहे वो कास्ट, सबकास्ट, जेंडर, रीजन और रिलीजन या लैंग्वेज के बेसिस पर हो। इस तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में या गवर्नमेंट में नहीं होता। All sections of the society should be equal partners in the development of the community and also of their self। जो सारे सेक्शंस है सोसाइटी के वो इक्वली मिलजुल कर कंट्री की और खुद की डेवलपमेंट के लिए वर्क करने चाहिए। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इज़ एट कोर ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो ट्रू डेमोक्रेसी का मेन पॉइंट है, कोर है एक तरह से। तो अगर सबको इक्वल माना जाएगा सोशली भी, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, इन सब के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, तो सोशल इक्वालिटी आएगी। इकोनॉमिक इक्वालिटी कब आएगी? जब सबको जॉब करने का मौका दिया जाएगा,
सबको मौका दिया जाएगा कि वो पढ़े, तो इस तरह से आपकी इकोनॉमिक इक्वालिटी आएगी। तो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस और इक्वालिटी जो है वो ट्रू डेमोक्रेसी के कोर है। पीपल शुड बी गारंटी जस्टिस एंड फेयरनेस इन द एवरीडे लाइफ। जो पीपल हैं उनको गारंटी दी जाती है डेमोक्रेसी में कि उनके साथ जस्टिस होगा, उनके साथ न्याय होगा और इक्वालिटी वाला व्यवहार किया जाएगा। Whether rich or poor, weak or powerful, servant or honor, all should be equal before rule of law. डेमोक्रेसी का सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें किसी के बीच में भी कोई भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे कोई अमीर है या गरीब है, कोई कमज़ोर या ताकतवर है, कोई नौकर या मालिक है, सबको इक्वल माना जाता है लॉ यानी कानून के आगे। If there is abundance on one hand and poverty on the other hand, there can be no true democracy. Abundance का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना, जैसे कि अगर आप सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए वर्क कर रहे हो, हिंदू कम्युनिटी या बाकी कम्युनिटीज़ के लिए वर्क नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, बाकी कम्युनिटीज़ के साथ अबंडन कर रहे हो, मतलब उनको त्याग कर रहे हो, ठीक है, उनके लिए वर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अगर अबंडेंस होगा, त्याग होगा, इंक्लूसिवनेस नहीं होगा, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या होगा, पॉवर्टी, गरीब होगी, तो इसको आप कभी भी ट्रू डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते। ह्यूमन डिग्निटी इज़ द कोर वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। अ सोसाइटी कैन बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक ओनली इफ़ ऑल इट्स मेंबर रिस्पेक्टेड एज ह्यूमन बीइंग एंड विद डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी जो है वो डेमोक्रेसी का कोर वैल्यू है, मेन वैल्यू है। एक सोसाइटी को आप तभी डेमोक्रेटिक बोल सकते हो जब इसके सारे मेंबर्स की रिस्पेक्ट की जाए एज ह्यूमन बीइंग और उनको सम्मान दिया जाए, डिग्निटी दी जाए। तो जब आप सबके साथ एक सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी दिखाओगे तो आप क्या करोगे, उनको डिग्निफाई करोगे, ह्यूमन डिग्निटी को अपनाओगे। सो हियर आवर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। होप यू ऑल गेट इट। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव ए नाइस डे।